एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। मैं हूं प्रज्ञा और आज हम करेंगे फ्रांस की क्रांति का वन लाइनर। पिछली वीडियो में मैंने फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड मतलब पूरा जो डिटेल में डिस्कशन है वो कर रखा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ आएगी। क्योंकि अब वो वाली मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया है, ये वन लाइनर है सिर्फ, तो उसमें से भी कुछ पॉइंट्स ऐड होंगी और मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर रखा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन फ्यूचर। जो भी DSSB का एग्जाम होगा तो इसमें ये क्वेश्चन आया भी सकता है और पिछले जो प्रीवियस ईयर है उसमें आया भी हुआ है। ठीक है, तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार मतलब मैं नए वर्ड्स जो नए पॉइंट्स हैं जो मैंने उसमें ऐड नहीं किए थे वो एक बार इसमें आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांस की क्रांति से पूर्व सरकार, जो पुरातन सरकार थी, उसे क्या बोलते थे? तो उसे बोलते थे आंशियर रिजीम बोलते थे, जो 1789 AD तक चली थी। तो जो 1789 तक चली, उससे जो पहले की सरकार थी उसे हम क्या बोलते थे? आंशियर रिजीम बोलते थे। अब जो राजा जो था लुईस 16 1789 में, उसको राजगद्दी पे कब बिठाया गया, कब राजा बना वो फ्रांस का? तो 1774 में वो राजा बना। ठीक, फ्रांस का राजा बना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, मैं ही राज्य हूं, ये किसने बोला था? मतलब कि बोला मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट, ये किसने बोला था? तो ये कहा था लुईस 14 ने। इसका सन देखिए, ये कब से कब तक रहा? 1643 से 1715 तक ये रहा। फोर्थ पॉइंट है, मेरे मरने के बाद ही प्रलय आएगी, ये किसने कहा था? तो लुईस 15 ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ही पड़ेगी। और इसी के बाद क्या हुआ कि मतलब फ्रांस की क्रांति, हालात बिगड़ने लग गए थे, सब ये सब होने लग गया था। तो इसका सन कब से कब तक था? 1715 से लेके 1774 तक था। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है राजवंश। जो फ्रांस रेवोल्यूशन का जो राजवंश था उसको हम क्या बोलते थे? बोनबोन डायनेस्टी। मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि क्या बोलते थे, बोनबोन डायनेस्टी बोलते थे। अब है लुईस 16 की पत्नी। लुईस 16 की पत्नी मारिया एंटोनिट कहाँ से थी? तो लुईस 16 की पत्नी मारिया एंटोनिट कहाँ से थी? ऑस्ट्रिया से थी। अब इनका जो मारिया एंटोनिट का जो कथन है वो क्या बोलती हैं? ये रोटी मांगने वालों से कहती हैं कि तुम केक क्यों नहीं खाते। अब देखिए, जो इंसान को मतलब रोटी तक के पैसे नहीं जुड़ रहे, जिनके पास रोटी तक नहीं है, इतनी वो थी ये महान रानी की बोलती हैं कि तुम केक क्यों नहीं खाते हैं। तो ये कथन इनका है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा है लुईस 16 ने क्या बोला है? तो लुईस 16 ने बोला है यह चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि इसे मैं चाहता हूं। अब लुईस 16 ने बोला है कि यह चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि इसे मैं चाहता हूं। ठीक, आगे बढ़े हैं। लुईस 16 अब विदाउट एनी ट्रायल, मतलब लुईस 16 ने ये बोला है विदाउट एनी ट्रायल लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा, मतलब बिना किसी ट्रायल के लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? लेटर दे कैशिट बोलते हैं। लुईस 16 विदाउट एनी ट्रायल लोगों पे मुकदमा चलाएगा, उसे क्या बोलते हैं? लेटर दे कैशिट बोलते हैं। नाइन्थ पॉइंट है 40,000 लेटर जो आते थे, ग्रीवांसेस भी बोल सकते हैं, लेटर्स भी बोल सकते हैं, उसे हम फ्रांस की लैंग्वेज में क्या बोलते थे? वहां के मतलब राजा वगैरह क्या बोलते थे? कहियर्स दे दोलियांसेस बोलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाल्मा न्यायालय। पाल्मा न्यायालय, पाल्मा कन्वेंशन या हेरिडिटरी पोजीशन होती थी एक, तो ये क्या है, कौन करता था? कुलीन वर्ग के लोग करते थे। न्यायालय होता था एक तरह का। पाल्मा न्यायालय क्या है? न्यायालय है, कुलीन वर्ग के लोग करते थे। इसको इंग्लिश में पाल्मा कन्वेंशन बोलते थे। हेरिडिटरी एक पोजीशन होती थी ये। ठीक, 11वां पॉइंट है अदालतों का कार्य किस भाषा में हुआ करता था? तो अदालतों के कार्य किस भाषा में हुआ करता था? तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लैटिन भाषा में हुआ करता था। ठीक है। वोल्टेयर। वोल्टेयर अब कहाँ का था? वोल्टेयर के कथन सुनते हैं। वोल्टेयर, इन फ्रांस लॉ आर नॉट यूनिफॉर्म। इसने बोला है कि फ्रांस का जो कानून है यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे फ्रांस में घूमते हुए गाड़ी के घोड़े बदले जाते हैं, वैसे ही वहाँ के कानून बदले जाते हैं। अब इसका कथन क्या है कि वोल्टेयर का, कि फ्रांस का जो कानून है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे जैसे घूमते हुए गाड़ी के घोड़े बदले जाते हैं, वैसे ही यहाँ के कानून भी बदले जाते हैं। और डिड्रोट था वोल्टेयर को ये कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है
दो प्रकार की सरकार होती थी फ्रांस में। कैसी सरकार है? दो प्रकार की सरकार है। एक कहते हैं गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट कहा जाता था, एक है जनरालते। पहला है गवर्नमेंट, दूसरा जनरालते। गवर्नमेंट में 40 सदस्य होते थे। मुख्य कौन होता था? गवर्नर, या फिर हेड भी बोल सकते हैं। कौन होता था? गवर्नर होता था। और जनरालते में 34 लोग होते थे, जिसका मुख्य सतांदा बोलते थे। जिसका जो मुख्य या हेड होता था उसे सतांता बोलते थे। जब लुई 16 राजा था, और ये सब कब हुआ था? जब सरकार वरकार दो सरकार थी, या कब ये कब हुआ था? लुई 16 जब राजा था तब हुआ था ये चीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करा रखी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। फ्रांस का सरकार 3 भागों में बटा हुआ था। स्टेट सिस्टम बोलते थे जिसे। तो अब पहला कौन है? पादरी। दूसरा कौन था? कुलीन। यहाँ पे किसान लिखा है, गलत है, कुलीन लिख लेना। कुलीन वर्ग का था। और जो थर्ड स्टेट था वो, उसमें किसान वगैरह या फिर अदालती कर्मचारी वगैरह थे, भूमिहीन किसान थे, ये सारे थे। जो 94% थर्ड स्टेट की जनता यहाँ पे थी, और यही क्या करती थी? टैक्स भी देती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। थियर्स वहां का फिलोसफर था फ्रांस का। इसने क्या बोला है ये देखते हैं। फ्रांस रेवोल्यूशन में यह राजगद्दी के विरोध में कम बल्कि कुलीन वर्ग के अत्याचारों के खिलाफ ज्यादा था। मतलब ये जो था राजगद्दी के विरोध में कम था, लेकिन जो कुलीन वर्ग जो थे उनका वो जो अत्याचार करते थे उनके खिलाफ ये ज्यादा था। थियर्स जो फिलोसोफर था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब टैक्स कैसे होते थे? एक तो टैक्स होता था ताइथ, एक होता था टाइल। अब ताइथ वाला टैक्स होता था, धार्मिक टैक्स होता था। उपज का 10वां भाग देना पड़ता था, धार्मिक कर। धार्मिक कर भी बोलते थे इसे। और टाइल क्या था? राज्य कर था। और भी टाइप के कर थे। गबेल एक तरह का कर था जो नमक कर पे लगता था। अब ये देखिए, 7 पाउंड नमक खरीदना ही है। अब इन्होंने लोगों को जबरदस्ती कर दिया कि 7 पाउंड नमक खरीदना ही खरीदना है, और टैक्स लेते थे फिर। और इसका नाम क्या था? गबेल था। आगे बढ़ते हैं। टर्म। अब टर्म कुछ देख लेते हैं। कॉर्वी क्या होता है? कॉर्वी मतलब अगर कॉर्वी लिखा आ जाए फ्रांस के लैंग्वेज में तो क्या बोलते हैं? तो कॉर्वी किसे बोलते हैं? बंधुआ मजदूर को बोलते थे, या बेगार को बोलते थे। ठीक। वित्त मंत्री। वित्त मंत्री को मैंने उसमें पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है, इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, टी तुर्गो 1774 से 76 तक रहा। नेकर 1776 से 81 तक रहा। कैलोन 1783 से 87 तक रहा। ब्राइन 1787 से 1789 तक रहा। ठीक। और अब कोतरांदगु, वित्त मंत्री को क्या बोलते थे? कोतरांदगु। कोतरांदगु का मतलब क्या होता है? आय तथा व्यय का विवरण करने वाला। ठीक है। आगे विचारधारक। अब विचारधारक में यह कथन किसका है? अगर रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कराया है। तो ये वह कथन किसका है? रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था ये चीज। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जीन जैक रूसो। अब इसका क्या है? इसने एक कथन दिया था, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चेन। मतलब जो इंसान है वो बस स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह उन्होंने बेड़ियों में बांध रखा है, उन्हें बेड़ियों में बांध रखा है। ठीक है। अब इसकी बुक के नाम क्या था? अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, अ डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस, इमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इमाइल बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, तो इसलिए ये इमाइल वाला याद रखिएगा। नहीं तो डिस्कोर्स डिस्कोर्स तो 3 में है ही, और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा। इमाइल बच्चे भूल जाते हैं, और इमाइल ही पेपर में डाल देता है, तो वो चीज याद रखिएगा आप। अब देखिए, 1 पर्सन 1 वोट की नीति भी यही लेके आया था। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेयर का फुल नाम क्या है? वोल्टेयर जो था, हमने पीछे पढ़ा था जिसका कथन, उसका फुल नाम क्या है? फ्रांसिस्को मैरिए एरवोट, जिसे ट्रिटाइजेस ऑन टॉलरेंस इसने लिखी थी। ठीक। मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने क्या, कौन सी बुक लिखी? कानून की आत्मा बोलते हैं जिसे। चार्ल्स लुइस दे सेकंड, इसका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स लुइस दे शेकोडेट, कुछ ऐसा ही नाम है। बुक क्या है? पर्शियन लेटर। पहली बुक इसने लिखी थी पर्शियन लेटर। दूसरी लिखी है सेपरेशन ऑफ पावर। तीसरी है ग्रेटनेस एंड डिकेडेंस ऑफ रोमन्स। 3 बुक लिखी थी इसने। आगे आगे है आबेसिए। आबेसिए ने कौन सी बुक लिखी? व्हाट इज अ थर्ड स्टेट। व्हाट इज अ थर्ड स्टेट मतलब थर्ड स्टेट क्या है, इस पे ये इसने बुक लिखी। मिराबियो। मिराबियो ने कौन सी बुक लिखी? फ्रेंड ऑफ मैन। फ्रेंड ऑफ मैन मिराबियो ने लिखी। अब फ्रेंड ऑफ पीपल एक पत्रकार था जीन पॉल मरात, इसने लिखी फ्रेंड ऑफ पीपल। तो इस
चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिराबियो ने लिखी थी फ्रेंड ऑफ मैन, और फ्रेंड ऑफ पीपल किसने लिखी? जीन पॉल मरात। अब देखिए मिराबियो फ्रेंड ऑफ मैन, तो एम से मिराबियो, एम से फ्रेंड ऑफ मैन, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। और फ्रेंड ऑफ पीपल जो पत्रकार था उसने लिखी थी जीन पॉल मरात ने फ्रेंड ऑफ पीपल। दांते ने क्या लिखी? डिवाइन कॉमेडी लिखी थी। और जॉन लॉक ने क्या लिखी है? टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक ने लिखी है ये किताब। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है, यहाँ तक तो मैंने कर दिया जॉन लॉक के। अब 22 फ्रांस रेवोल्यूशन के आदर्श क्या थे? तो इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, तीन आदर्श थे। कोई पूछे कि फ्रांस रेवोल्यूशन के आदर्श क्या थे, तो इक्वालिटी, फर्टर्निटी और लिबर्टी, ये तीन आदर्श थे। आगे बढ़ते हैं। और सारे भी फिलोसोफर हैं जिन्होंने कुछ कुछ लिखा था, वो देखते हैं। डिट्रोट ने इंसाइक्लोपीडिया लिखा था। फिजियोक्रेट्स ग्रुप थे, एक फिजियोक्रेट्स ग्रुप थे, इसमें फ्रांस फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो किस पे था? एनलाइटन्ड मोनार्की पे बेस्ड था। अर्थशास्त्री को शामिल कर दिए गए थे, जिसमें तुर्गो आता है। एनलाइटेड, जिसको एनलाइटन्ड डिस्पोटिज्म बोलते हैं, वो वोल्टेयर था। समझे आप? कुछ अदर डिड्रोट ने क्या लिखा है? इंसाइक्लोपीडिया लिखा है। फिजियोक्रेट्स ग्रुप जो एनलाइटेंड मोनार्की पे बेस्ड था, जिसे अर्थशास्त्री को शामिल किया गया है, तुर्गोत और नेकर था। एनलाइटेंड डिस्पोटिज्म वोल्टेयर ने दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप। तुर्गो के चार सूत्र। तुर्गो के चार सूत्र कौन कौन से थे? नए कर नहीं देंगे, मतलब नए कर नहीं देंगे, ऋण नहीं, दिवालियापन नहीं, राजा के खर्च में कमी। ठीक, आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा ना एक दो बार, मतलब ये वीडियो भी सुन लेंगे ना तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। तो दोबारा बोल देती हूँ मैं। तुर्गो ने चार सूत्र दिए थे। नए कर नहीं देंगे, ऋण नहीं देंगे, दिवालियापन नहीं देंगे, राजा के खर्च में कमी आ गई। नेकर ने कुलीन वर्ग पर टैक्स लगाने के लिए कहा। नेकर ने क्या कहा? कुलीन वर्ग पर टैक्स लगाने के लिए। और रानी जो एंटोनीत है कंजूस कर देती है नेकर को, और इसी के बाद क्या होता है? नेकर को राजगद्दी से हटा देते हैं। अब आता है ब्राइन। ब्राइन ने स्टैंप टैक्स लगाने को कहा। इसके बाद नेकर को वित्त मंत्री बना दिया गया। ब्राइन ने क्या बोलते हैं कि स्टैंप टैक्स लगाओ, लेकिन ब्राइन के बाद ही नेकर को क्या बोलते हैं? वित्त मंत्री बना देते हैं। आखिरी बैठक स्टेट जनरल की कब हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आखिरी बैठक स्टेट जनरल की कब हुई थी? 1614 में हुई थी। अब जाके कब हो रही थी? 1789 में हुई थी। तो 1614 में ये बैठक हो रही थी, सीधे 175 ईयर बाद 1789। हालात मतलब इतने खराब हो गए, इतने खराब हो गए कि बैठक बुलाना पड़ गया। 175 साल बाद बैठक हुई 1789 में। आगे है रिवाइज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक बार आप जो मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिवाइज कर लीजिएगा, और एक बार मैं भी करा दूंगी आपको, ठीक है? तो इसकी टेंशन मत लीजिए। एक बार मैं ये वाली वीडियो भी एक अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका ये लेके आके और अच्छे से रिवाइज करा दूंगी। लेकिन आप भी एक बार कर लीजिएगा उस वीडियो से, या फिर अपने आप लिख लिख के। आगे देखते हैं। राजा को जब फांसी दी गई तो वह कहता है, मेरा रक्त फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी है। जब राजा को फांसी दे रहे थे तो ये क्या बोलता है कि मेरा जो रक्त है, मेरा जो खून है, वो फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी हो। आगे बढ़ते हैं। अब है रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज। आतंक का राज कब से कब तक था? 1793 से 1794 तक था। रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज कब से कब तक था? 1793 से 1794 तक था। जैकोबिन क्लब बना, जिसका नेता कौन था? एक जैकोबिन क्लब बना जिसका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। डॉक्टर ग्लूटीन के नाम पे ये रखा गया था। ठीक है, इतना ही इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए राजा को कब फांसी दी गई? 21 जनवरी 1793 को राजा को फांसी सुना दी गई। मारिया एंटोनीतो को फांसी ग्लूटीन कर दिया गया या फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो मारिया एंटोनीतो को कब गया? 16 अक्टूबर 1793 को। और नेपोलियन इसी बारे में बोलता है कि ये बहुत ज्यादा असभ्य कार्य है, किसी महिला को मतलब ग्लूटीन करना बहुत ज्यादा असभ्य कार्य है। आगे देखते हैं। अब डायरेक्टरीज कितने सदस्य थे? जो डायरेक्टरीज थे उसमें कितने सदस्य थे? पहले ये डायरेक्टरीज बनी कब? 1795 से 1799 तक बनी। इसमें कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे। और ये डायरेक्टरीज इसलिए बनाई गई थी क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर ना आ जाए, इसलिए बनाई गई थी। ठीक है,
और डायरेक्टरीज, और देखिए डायरेक्टरीज में 5 सदस्य थे, लेकिन नेशनल असेंबली में कितने सदस्य थे? 1745 सदस्य थे जो सक्रिय नागरिक थे। एक्टिव सिटीजन, मताधिकार, मतलब इनको जो था मताधिकार देने का हक था। आगे, टीपू सुल्तान प्लस राजा राममोहन रॉय फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुए थे, जो ये भारत के थे। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और ये भारत के थे। आखिरी और लास्ट पॉइंट है ये बिल्कुल कि 18th ब्रूमेयर नेपोलियन को फर्स्ट कंसलेट बना दिया गया। नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया 18th ब्रूमेयर में, और फर्स्ट कंसलेट था इसकी वजह से। ठीक, तो इस वीडियो में इतना। फ्रांस की क्रांति हमने अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, डिटेल में भी एक वीडियो में कर लिया, और वन लाइनर्स भी कर लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कर लिए। अब मैं एक इवेंट्स को एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दूंगी आपको, तो आप अच्छे से वो कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।